हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं 50 क्वेश्चन का नया प्रैक्टिस सेट करने। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। और दोस्तों कल हम लोगों ने छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात किया था और मैंने पिछले वीडियो में शायद 1980 से 85 के स्थान पर 1880 या 85 बोल दिया था, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी 1980 से 1985 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि समाजशास्त्री ने समाज विकास की 3 अवस्थाओं को धार्मिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर एवं प्रत्यक्षात्मक तार्किक स्तर में विभाजित किया है। तो किसने किया है दोस्तों? अगस्ट काम्टे ने किया है। आंसर पहले का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते हैं बहुपतिका, त्रिपत्नित्व, बहुविवाह या बहिर्विवाह। तो क्या क्या कहते हैं दोस्तों? 3 और अधिक विवाह संबंध को बहुविवाह कहते हैं। दूसरे का सी हो जाएगा। बहुविवाह दोस्तों 4 प्रकार का होता है: बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और द्विपत्नी विवाह और समूह विवाह होता है। बहुपति विवाह को दोस्तों बहुपति विवाह का उल्लेख जो है दोस्तों मैक्लेलन ने किया है और इसे बहुपति विवाह को तिब्बती प्रथा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें आंसर मैंने लगाया दोस्तों, ये हो जाएगा दूसरे का सी हो जाएगा इसमें, बहुविवाह। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए, चक्रीय, स्पेंगलर, रैखिक, स्पेंसर, उतार चढ़ाव, सोरोकिन, सर्पिल, दुर्खिम। तो दोस्तों चक्रीय सिद्धांत से 4 जो है समाजशास्त्री जुड़े हैं। कौन कौन? तो स्पेंगलर है, सोरोकिन है, टाइनबी है और परेटो है। और रैखिक से कौन संबंधित है दोस्तों? तो वो है 5 समाजशास्त्री संबंधित है। कौन कौन से? काम्ट है, मार्क्स है, वेबलेन है, स्पेंसर है और हॉबहाउस है। तो आप इसको इन लोगों को याद रखिएगा। और उतार चढ़ाव दोस्तों सोरोकिन, तो ये भी सही है, ये भी सही है। उतार चढ़ाव का से संबंधित कौन है दोस्तों? सोरोकिन संबंधित है। सर्पिल दुर्खिम नहीं, गलत है, ये दुर्खिम नहीं है, वीको है। सर्पिल से वीको संबंधित है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड का डी हो जाएगा, नहीं सुमेलित है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है मुबारक, खुला, इला, तलाके ए हसन। तो पारस्परिक सहमति से जो तलाक होता है दोस्तों मुस्लिमों में, तो वो होता है मुबारक, चौथे का ए हो जाएगा। और अगर खुला क्या होता है? खुला में केवल स्त्री जो है तलाक लेती है जबकि पति राजी नहीं रहता है, तो उसमें क्या करती है स्त्री जो है पति का जो मेहर होता है, मेहर की रकम को वापस लौटा देती है। ये खुला में होता है। इला में क्या होता है दोस्तों? इला में जो है खुदा की कसम खाकर जो है पति या पत्नी जो है खुदा की कसम खाकर घोषणा करते हैं और 4 महीने तक सहवास नहीं बनाते, तो इला हो जाता है। तलाक़ हसन आप लोग जानते ही हैं, 3 तलाक़ के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन मेहर राशि का भुगतान करता है? वर द्वारा वधु को, वधु द्वारा वर को, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को। तो कौन भुगतान करता है दोस्तों? 5वें का ए हो जाएगा, वर द्वारा वधु को। क्वेश्चन नंबर 6वां है दोस्तों, आदिवासी समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों द्वारा प्रचार ने उत्पन्न किया है विभिन्न आदिवासी समूहों के बीच शत्रुता, जनजातियों का मुख्य धारा से अन्य संक्रामण, मुख्य धारा में आदिवासियों के एकीकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों, उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष, और ई है उनके समाज के भीतर प्रगतिशील और प्रबुद्ध हिस्से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा डी,
उनके लिए महान भ्रम और संघर्ष। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? कानून, रीति रिवाज, धर्म और अर्थव्यवस्था। तो सामाजिक नियंत्रण में दोस्तों कानून जो होता है वो औपचारिक नियंत्रण में आएगा, रीति रिवाज जो है ये अनौपचारिक में आएंगे, धार्मिक भी अनौपचारिक में आएगा, अर्थव्यवस्था दोस्तों किसी भी प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डी, अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को कहते हैं मातुल स्थानिक आवास, मातृ स्थानिक आवास, नव स्थानिक आवास, पितृ स्थानिक आवास। तो क्या कहते हैं दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए, मातुल स्थानिक आवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अब समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम को पहचाने। घरेलू हिंसा से महिला अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया था? घरेलू हिंसा अधिनियम आया था 2005 में आया था। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया था। और पंचायती राज अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1993 में आया था। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो 1956 में आया था। तो सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही क्रम में हमको लगाना है तो सबसे पहले आया था 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और फिर 1993 में पंचायती राज अधिनियम आया था, 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम। तो पहले क्या हो जाएगा? हिंदू उत्तराधिकार और दूसरे नंबर पर पंचायती राज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? पहला हिंदू उत्तराधिकार, दूसरा पंचायती राज, तीसरा, तो आंसर हो जाएगा डी, डी इसमें आएगा दोस्तों, 9वां का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1952 में, 1951 में, 1955 में, 1953 में। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था? तो 1955 में पारित हुआ था। 10 का सी हो जाएगा। और अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 17 है। आर्टिकल 17 दोस्तों इससे संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, जातिवाद किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? पूर्वाग्रह व पक्षपात को, प्रभुत्व की इच्छा को, अभिज्ञान व पहचान को, अभिज्ञान एवं प्रभुत्व को। तो जातिवाद किसको प्रवृत्त करता है दोस्तों? पूर्वाग्रह व पक्षपात को प्रदर्शित करता है। 11 का 11 ए हो जाएगा, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम गरीबी का प्रतिशत है? सिक्किम में, तमिलनाडु में, केरल में या गुजरात में? तो सबसे कम गरीबी कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों? केरल में देखने को मिलती है। 12 का सी हो जाएगा। और फिर केरल फर्स्ट पर आएगा दोस्तों सबसे कम में, सेकंड पर गोवा आएगा, फर्स्ट पर केरल जो है फर्स्ट पर आएगा, सेकंड पर गोवा आएगा, थर्ड पर दोस्तों सिक्किम आएगा, सिक्किम आएगा दोस्तों थर्ड पर, और फोर्थ पर आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 11 जुलाई 2000 में, 11 जुलाई 2001 में, 11 जुलाई 2005 में, 11 मई 2000 को। तो उत्तर प्रदेश में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो 11 जुलाई 2000 को की गई थी। 13 का ए हो जाएगा। और अगर पूछे कि अपने भारत देश में कब पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, तो 1976 में भारत देश में की गई थी। और नई जनसंख्या भारत देश में कब लाई गई थी? तो लाई गई थी 15 फरवरी 2000 को लाई गई थी। साथ में इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता, अशिक्षा। तो बढ़ते तलाक के कारण क्या है दोस्तों? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। 14 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है,
भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? भ्रष्टाचार का, अज्ञानता का, संघर्ष का, सामाजिक पूर्ण एकता का। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? भाई भतीजावाद तो भ्रष्टाचार का उदाहरण। 15 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? व्यवसाय, आर्थिक लाभ, अवैध संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो दोस्तों वेश्यावृत्ति की विशेषता क्या नहीं है? सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। 16 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है औद्योगिक विकास, जलवायु, सामाजिक विकास या आर्थिक विकास। तो क्या है दोस्तों जनसंख्या वितरण को प्रभावित क्या करता है? जलवायु करता है। 17 का बी है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 आंकड़ों के अनुसार 2019 से 21 घरेलू हिंसा की दर घटकर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है दोस्तों? 18 का डी हो जाएगा। 29.3 हो गई है। पहले कितनी थी? जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 जब आया था तो उसमें कितनी थी? उसमें थी 31.2 थी, और अब जो है घटकर 29.3 हो गई है। इसके साथ ही दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा कि जो अब इस बार जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 आया है, इसमें जो विवाह की जो उम्र थी पहले 18 से जो पहले कर दिया जाता था विवाह, तो उसमें भी गिरावट आई है। उसमें जो है 23.3% की गिरावट देखी गई है। इसमें भी 23.3% की गिरावट आई है। कम उम्र में जो विवाह हो जाया करता था। और जो दोस्तों महिलाओं में जो महिलाओं का जो पहले 3 महीने में गर्भावस्था की जांच की जाती थी, तो उसमें भी जो उसमें बढ़ोतरी हुई है। 70% की उसमें बढ़ोतरी की गई है। चेकअप जो 3 महीने पहले कराया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस किस प्रकार की एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी, मौखिक इतिहास, अवलोकनात्मक, ऐतिहासिक। तो किस में आता है दोस्तों? मादक द्रव्य व्यसनी का केस मौखिक इतिहास में आता है। 19 का बी हो जाएगा। और दोस्तों मौखिक इतिहास का प्रयोग किसने किया है दोस्तों? तो वो किया है विलियम हैली ने किया है। क्यों किया है दोस्तों? तो किशोर और जो मादक द्रव्य व्यसनी के एक बड़े समूह के अध्ययन करने के लिए किया है। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका लगाया है बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? उद्विकास, द्वंद्वात्मक, चक्रीय, प्रगतिशील। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्वात्मक। 20 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा कार्ल मैनहीम ने अपनी किस पुस्तक में दी है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में, मैन एंड सोसाइटी में, डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में दिया है दोस्तों? मैन एंड सोसाइटी में। 21 का हो जाएगा 20। और माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने दी है दोस्तों? आप ये भी बताइए। तो किसने दी है? परेटो की पुस्तक है, उसको भी साथ में याद रखिएगा। मैन एंड सोसाइटी कहेगा तो प्रत्यक्ष मैन एंड सोसाइटी जो कहेगा तो कार्ल मैनहीम ने दिया, और माइंड एंड सोसाइटी कहेगा तो परेटो ने दिया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, किसने लक्षित किया कि मानव समाज की 3 चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन एवं सभ्यन से होकर गुजरा है? अगस्ट काम्ट ने, सर जॉन मार्शले ने, ऑथर कीथ ने या मॉर्गन ने? तो किसने किया है दोस्तों? मॉर्गन ने किया। 22 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों,
सुमेलित करना है। ड्यूमा, ड्यूमा किससे संबंधित है दोस्तों? तो ड्यूमा का समझ सामाजिक केशिकत्व के सिद्धांत से है। और टॉमस डबलडे का किससे संबंधित है? टॉमस डबलडे पथ्य सिद्धांत से संबंधित है। सैडलर किससे संबंधित है? तो सैडलर घनत्व के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। और गिनी जो है चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। तो पहले का ड्यूमा क हो जाएगा, क, और दूसरे का ग, क ग घ ख, क ग, क ग ये। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? ई बोगार्डस ने, पी ए सोरोकिन ने, मैक्स वेबर ने, जी सेमेल ने। तो किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है दोस्तों? तो पी ए सोरोकिन ने किया है। 24 का हो जाएगा बी। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो इनकी पुस्तक का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है। और इन्होंने संस्कृति के 3 स्वरूप बताए हैं: इंद्रिय परक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। जी सेमेल किससे संबंधित है दोस्तों? तो आंतरिक और बाह्य संघर्ष से संबंधित है। आंतरिक और बाह्य संघर्ष की अवधारणा जी सेमेल ने दिया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 43 में, 44 में, 45 में या 46 में? तो किस में है दोस्तों? 46 में। 25 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को, 1 और 2 दोनों। तो कौन कर रही है दोस्तों? दोनों हो जाएगा, विश्व WHO भी और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष भी। 26 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था? 1995 में, 2000 में, 2005 में, 1997 में। तो कब आया था दोस्तों? पहला चरण प्रारंभ हुआ था डी 1997 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुई? 2000 में, 2004 में, 2005 में, 2011 में। तो कब लागू हुई थी दोस्तों? 2005 में। 28 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हो सकते हैं: बालिका वध, हत्या एवं आत्महत्या, ऋणग्रस्तता, सभी। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? सभी हो जाएंगे इसमें, उपयुक्त सभी। 29 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है 2 से 7 दिन, 9 से 15 दिन, 7 से 21 दिन, 15 से 30 दिन। तो कितना होता है दोस्तों? 7 से 21 दिन होता है। और टाइफाइड किसके कारण होता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है दोस्तों। और टाइफाइड के लिए जो है कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए इससे बचने के लिए? तो टैब TAB नामक वैक्सीन लगवाना चाहिए इससे बचने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वेरिसेला जोस्टर वायरस, विब्रियो कॉलेरी या साल्मोनेला टाइफी। तो चेचक के विषाणु का क्या नाम है दोस्तों? वेरिसेला जोस्टर वायरस है। ये वायरस से होता है। 31 का बी हो जाएगा दोस्तों। और इस चेचक की खोज किसने की थी दोस्तों? तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने की थी। और पहली सुई किसने इसकी खोजी थी? तो यूरोप की थी। 1718 में लेडी मेरी वोर्टेला मॉन्टेग्यू थी। इनका भी नाम याद रख लीजिएगा। और विब्रियो कॉलेरी से क्या होता है दोस्तों? ये बैक्टीरिया है और इससे हैजा होता है। विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से। साल्मोनेला टाइफी तो अभी बताया ही मैंने, टाइफाइड होता है, ये भी बैक्टीरिया ही है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है दोस्तों? दस्त होता है। आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर या गाजर? तो क्या नहीं है दोस्तों? गाजर नहीं है। 32 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो कौन है इसमें भिन्न दोस्तों? तो मस्तिष्क ज्वर इसमें भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें मस्तिष्क ज्वर, डी इसमें भिन्न है सबसे। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। नर क्यूलेक्स, नर एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, मादा क्यूलेक्स। तो क्या है? मादा एनाफ्लीज। 34 का सी हो जाएगा। और किस प्रोटोजोआ से होता है ये? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, खसरा। तो विषाणु जनित नहीं है कौन सा दोस्तों? चेचक जो है वायरस से होता है, तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, खसरा भी जो है वायरस होता है। तो इसमें भिन्न कौन सा है दोस्तों? तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। यही आंसर हो जाएगा 35 का बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्ठा न निष्कासित करना इनमें से किसका संकेत है? जात विष्ठा यानी मैकोनियम को कहता है। मैकोनियम क्या होता है? बच्चे का पहले मल को जो है मैकोनियम कहते हैं। तो अगर 24 घंटे के भीतर नहीं होता है तो उससे किस रोग को वह प्रदर्शित करता है? तो हर्ष स्प्रंग रोग को। 36 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसव के कितने दिन बाद एकमात्र मृत्यु दर मानी जाती है? 15 दिन, 30 दिन, 28 दिन या 42 दिन? तो कितने दिन पर दोस्तों? डी हो जाएगा 42 दिन। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता के मामले में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? मेट्रोप्लास्टी, सर्कलेज, कोल्पोटानी, इंडक्शन। तो गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता के मामले में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है दोस्तों? तो बी हो जाएगा सर्कलेज। यदि जैसे अगर गर्भाशय की ग्रीवा जो है छोटी है या फिर जल्दी खुल जाती है अपने, तो उसी को गर्भपात को रोकने के लिए सर्कलेज नामक जो प्रक्रिया की जाती है। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है, शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल का अचानक लंबा होना और रक्त का बहाव अचानक तेज हो जाना इंगित करता है? अपरा अक्रियता को, प्रतिधारिता प्लेसेंटा को, अखंडम प्लेसेंटा को या प्लेसेंटल सेपरेशन को? तो शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल का अचानक लंबा होना और रक्त का बहाव अचानक तेज हो जाना यह प्लेसेंटल सेपरेशन को इंगित करता है। 39 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, समय से पहले नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग होना कहलाता है प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा। तो क्या कहलाता है दोस्तों? एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहलाता है। 40 का हो जाएगा बी। प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं? तो इसमें जब नाल जो है सर्विक्स के द्वार पर आ जाता है तो उसी को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। जब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, जैसे सर्विक्स के जब द्वार को ढक देता है नाल जो है, तो उसी को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और प्लेसेंटा एक्रेटा किसे कहते हैं? तो जब प्लेसेंटा मायोमेट्रियम से चिपक जाता है तो प्लेसेंटा एक्रेटा उसे कहते हैं। प्लेसेंटा इनक्रेटा किसे कहते हैं? जब प्लेसेंटल विलाई जो है गर्भाशय की दीवारों पर धंस जाता है तो उसे प्लेसेंटा इनक्रेटा कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक महिला जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है उसे कहा जाता है प्राइमी ग्रेविडा, पार्टूरिएंट, प्यूरपेरा या प्राइमी पैरा होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्यूरपेरा होता है। 41 का सी हो जाएगा। प्राइमी ग्रेविडा किसे कहते हैं? फर्स्ट जो प्रेगनेंसी को प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
42 है। घरेलू हिंसा का लक्षण है शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, गाली देना, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी हो जाएगा। 42 का डी। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। लड़के की आयु 18 वर्ष तथा लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी। बाल विवाह संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो पहले बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब लाया गया था, 1929 में लाया गया था दोस्तों। इसी को शारदा एक्ट भी कहते हैं। इसमें संशोधन हुआ 1949 में, 1978 में, 2006 में। तो अब जो है 1949 में इसमें क्या था, लड़के की आयु 18 वर्ष थी और लड़की की आयु 15 वर्ष थी 1949 में। और जो 29 में आया था तो उसमें थी लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष थी। और जो 1978 में जो संशोधन हुआ तो उसमें लड़के की आयु जो थी न्यूनतम 21 वर्ष थी और लड़की की 18। आंसर हो जाएगा 43 का बी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित थी, किसने कहा था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने? तो किसने कहा था दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था। 44 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? बहन का पक्ष, लड़की का पक्ष, माता का पक्ष या पत्नी का पक्ष? तो मार्मिक पक्ष कौन सा होता है गृहिणी का दोस्तों? 45 का हो जाएगा सी, माता का पक्ष। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? घरेलू माहौल के, निकटवर्ती माहौल के, व्यापक माहौल के या बाह्य माहौल के? तो किसके हिस्से हैं दोस्तों परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां? तो निकटवर्ती माहौल के। 46 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है, पारिवारिक प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या है? सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन, योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन, योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, समय, योजना, मूल्यांकन और सहयोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 47 का हो जाएगा सी, योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है, पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है दोस्तों पोलियो वैक्सीन के लिए आदर्श भंडारण? -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बी। 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, जन्म से 8 से 12 मास के बच्चे की विकास अवधि कहते हैं? टॉडलर, शैशव, टीन आयु या पीयर? तो क्या कहते हैं दोस्तों? शैशव कहते हैं। 49 का हो जाएगा बी। जन्म से 8 से 12 महीने के विकास की अवधि को शैशव कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है? 10 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 6 से 8 वर्ष या 2 से 6 वर्ष? तो कौन सी आयु जिज्ञासु आयु कहलाती है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों 6 से 8 वर्ष। 50 का सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की आयु जो होती है वो होती है जिज्ञासु आयु होती है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर 50 का डी। 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।